नमस्कार दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो वीडियो आपकी चल रही थी उसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ें सीख रहे थे। जब थर्ड ईयर में स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो, तो वो डिफरेंट जॉब्स के लिए परेशान होते हैं। तो आप जानते हैं कि चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, वो समय समय पर डिफरेंट एग्ज़ाम्स कराते हैं। और डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे आईएएस के एग्ज़ाम, आईआरएस के एग्ज़ाम, आईएफएस के एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम कौन कराता है? यूपीएससी कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही पीसीएस के एग्ज़ाम जो होते हैं या समीक्षा अधिकारी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो यूपीपीएससी या डिफरेंट जो भी पीएससीज होती हैं वो कराते हैं। इसके अलावा ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मेनली यूपी ट्रिपल एससी है। तो कई सारे स्टूडेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उनको नहीं क्लियर होता, और कुछ स्टूडेंट ने हमसे बोला भी कि सर आप हिस्ट्री की अगर कुछ वीडियो आप बना पाइए तो कुछ हम लोगों के लिए मैटर मिल पाए तो हम लोग के लिए अच्छा रहे। तो हिस्ट्री का थोड़ा सा आज एक इंट्रोडक्शन हम लोग समझते हैं। उसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझते हैं कि कैसे स्टूडेंट को पढ़ना है और कैसे चीज़ों को अपने पास रखना है, जिससे आप जब कॉन्सेप्ट को आपके पास रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, तो आप डिफरेंट जब भी फैक्ट्स पढ़ेंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। स्टूडेंट शुरू में क्या करते हैं, डायरेक्टली वो फैक्ट्स को रटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली फैक्ट्स को रटेंगे तो फैक्ट्स आपको कुछ दिन याद रहेंगे, 2-3 दिन 4 दिन आपको याद रहेगा, फिर आपको वो भूलने लगेगा। तो करना क्या है, चीज़ों को कहानी के फॉर्म में समझना है और उसके बाद उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर कर लेना है। तो 2-3 चीज़ें याद रखना है। जैसे जो भी स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद या आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो मेनली प्री एग्ज़ाम के लिए 2-3 सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है और पॉलिटी का सब्जेक्ट है, इन 2-3 सब्जेक्ट पे आपको एक कमांड बना लेना है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि पैटर्न ऐसा है कि आपके करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ते जाना है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसका मतलब आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए और आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए और वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आज हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हिस्ट्री के भी बहुत रिलेटिव बोलते रहते हैं हमारे, और कई सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि सर हिस्ट्री हमें नहीं समझ में आती। तो अगर थोड़ा सा यहाँ से हेल्प मिल पाएगी उनको तो ये एक उनके लिए बेटर रहेगा। तो हिस्ट्री में देखिए, आप जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और वो अपनी पढ़ने की सुविधा के लिए डिवाइड कर लिया गया है। ठीक है, एक आपका प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत या प्राचीन काल की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें आप लोग हड़प्पा सभ्यता या पाषाणकालीन युग उसके बारे में मौर्यों को पढ़ते हैं, गुप्तों को पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं। इसके अलावा मध्यकालीन भारत जब आता है तो आप दिल्ली सल्तनत को मेनली पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद आप मुगल एम्परर को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मध्यकालीन भारत में उनकी कर व्यवस्था कैसी है, उनकी और सारी पॉलिसी कैसी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। और उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा स्टूडेंट को शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और कॉम्प्लिकेटेड लगने के साथ साथ ये थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो इसमें बिखराव बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्टूडेंट इसको याद करने में और समझने में थोड़ा सा कंफर्टेबल कम हो पाते हैं। लेकिन एग्जाम्स में आप देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, उस मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस पार्ट को आप इग्नोर कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतिहास नहीं बदलता। मीन्स आज से 5 साल पहले आपने पढ़ा हुआ होगा कि अकबर के कौन पुत्र हैं या अकबर किसका बेटा हुआ है, तो आज भी वही चीज़ आप पढ़ेंगे। आप बाबर को आपसे 10 साल पहले पढ़े हैं तो वही चीज़ रहेगा, तो उसके क्वेश्चन नहीं बदलते। तो आप देखते हैं कि इसमें अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको सारी चीज़ समझ में आए, अवधारणा आपकी बन जाए, तो आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए कैरी कर सकते हैं। आज से 4 साल बाद भी उसको आप पढ़ेंगे
तो आपका एग्जाम में वही सारी चीज़ें आती हैं, जबकि करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं। तो हिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, और आप हिस्ट्री को अलग करके उसको नज़रअंदाज करके किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस मॉडर्न हिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कहाँ शुरू करते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जब शुरू करते हैं तो देखिए, मुग़ल एम्परर जो था या मुग़ल जब पीरियड था, तो मुग़ल में दो तरह के मुग़ल को हम लोग समझते हैं। एक पहले जब 1526 ईस्वी में आप देखते हैं कि बाबर से जब उसकी शुरुआत होती है, पानीपत का प्रथम युद्ध जब होता है, तो वहाँ से लेकर के औरंगजेब तक का जो शासन था, औरंगजेब तक का शासन जो था वो कब तक का था? 1526 जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसके बाद 1526 के बाद फिर पहले बाबर का शासन आया, बाबर के बाद आपने देखा कि हुमायूं का शासन आया, और हुमायूं के शासन में बीच में कुछ समय तक शेर शाह सूरी का शासन आया, और उसके बाद आपने अकबर को देखा 1556 ईस्वी में पानीपत का जब सेकेंड वार हुआ, तो 1556 से 1605 तक अकबर का शासन था, और 1605 से लेकर के 1627 तक आपका जहांगीर का शासन, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब का जब शासन था, उस काल के जो मुग़ल थे उनको हम लोग बोलते हैं महान मुग़ल। क्या बोलते हैं? महान मुग़ल। उस समय उनकी जो पॉलिसी थी, जो सारी नीतियाँ थी, और जिनकी वजह से इतना ज़्यादा विस्तार हुआ, वो सारा कुछ उनका एक अच्छा एक टर्म था, जिसकी वजह से मुग़ल को क्या बोला गया, उस टाइम पीरियड के जो भी मुग़ल थे उनको क्या बोला गया? महान मुग़ल। और दूसरा, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ तक औरंगजेब का शासन था, उसके बाद के जो शासक आए, उसके बाद का जो शासन है, जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उनको जब समझते हैं तो उसको हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं? उसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कंसीडर करते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर मुग़ल। क्या बोलते हैं? उत्तर मुग़ल। तो पहला जो था, जब अकबर से शुरू हुआ, जब बाबर से शुरू हुआ, और बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का जो शासन था, उसके शासनकाल को हम लोग क्या बोलते हैं? महान मुग़ल का शासनकाल। और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर के, जो बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 1712 तक राज्य किया। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, जो आपका 1857 के आसपास, जब आपकी बहुत बड़ी एक घटना है, आप जानते हैं, उसको इतिहास पढ़ते हैं, उस समय या बहादुर शाह जो सेकंड थे वो लास्ट एम्परर थे, ठीक। तो बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक का जो शासन है, उस शासन को हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं? उत्तर मुग़ल शासन में। किसमें कंसीडर करते हैं? उत्तर मुग़ल शासन में। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं आज। आपका जैसा रिस्पांस रहेगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आप इससे लाभ पाएंगे, तो आप इसको कमेंट में लिखिएगा, तो और वीडियो भी आपके लिए बनाई जाएगी। कैसे चीज़ों को डेवलप करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है, इन सब चीज़ों को आपको कंसीडर करना है। तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी, और डायरेक्टली आप याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप याद करेंगे, थोड़े दिन बाद फिर से भूल जाएगा। तो आपका रिस्पांस जैसा रहेगा, आगे आपके लिए और भी वीडियो बनाई जाएगी, अगर आपका रिस्पांस अच्छा है तो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर मुग़ल काल में कुल मिलाकर के 11 शासक हुए। कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। और उन 11 शासक का कभी कभी सिंपली क्वेश्चन क्या आ जाता है? एक क्रम लगाने का आ जाता है। और आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री या जो भी ज्योग्राफी के जो भी पोर्शन है, या जो भी एग्जाम का नेचर है, अब यूपी SSS का जो एग्जाम होता है वो भी बहुत हार्ड होने लगा है। और यूपी SSS की जो ग्रुप सी वाली जो भी जॉब्स होती हैं, उनके लिए जो एग्जाम होते हैं, वो भी आप देखते हैं यूपी PSC के लेवल पे एग्जाम होने लगे हैं। जो समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम, छोटे एग्जाम है, वो भी एग्जाम का लेवल ऐसा हो गया है कि वो यूपी PCS का एग्जाम हो गया है, और यूपी PCS अपने आप में IAS लेवल का क्वेश्चन बनाने लगा है। तो आपको देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से उसका लेवल भी बढ़ रहा है एग्जाम का। तो आप ऐसा नहीं है कि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े, बिना चीज़ों को समझे आप कोई भी एग्जाम कंसीडर कर पाएंगे। और एग्जाम पास करना कोई एक दिन का काम नहीं कि आप किसी दिन सुबह उठे आप एग्जाम पास हो गए।
आप उसको, ये एक निरंतर प्रयास है, आप उसको धीरे 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 सारी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे तो एक दिन आपको ऐसा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको आने लगेंगी और आने लगेंगी तो और आपका एग्जाम भी निकलने लगेगा। तो ये एक दिन की कोई सिंगल डे की प्रोसेस नहीं है, ये एक लेंदी प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप आप एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में आएगा ही नहीं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसका एक लिमिटेड टाइम है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ, आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, इसके लिए हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो शासक है उत्तर मुगल काल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहादुर शाह प्रथम। किस नाम से ये बैठा शासन करने? बहादुर शाह प्रथम। तो कभी कभी देखिए इसका एक सीक्वेंस पूछ लेता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो 11 शासक हैं उन्हीं में से 3-4 इन शासकों का नाम दे दिया और इनको लिए आपसे पूछ लिया गया कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करिए, कौन शासक पहले आया, कौन शासक बाद में आया। तो अगर आपको ये याद नहीं है, इनके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप इस चीज़ को आप गलत कर देंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन कभी कभी सिंपल क्वेश्चन ही आ जाता है, लेकिन आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज़ की, तो आप वही क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक सियर, फिर रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जाक, ये 2 शासक ऐसे थे जो कुछ ही समय के लिए शासक बने थे। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इन सब के बारे में भी हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हमने शुरू किया तो एक बार हमने लिख दिया है कि कौन कौन से शासक, यहाँ पे 11 शासक का क्या क्रम है। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इसको अगर लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, फिर एक एक को हम लोग पढ़ेंगे और उनकी क्या नीतियां हैं, कैसे वो काम करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आई थिंक सब लोग इसको देख लिए होंगे। अब इनमें से सबसे पहले जो बहादुर शाह प्रथम है, इस बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जब औरंगजेब का शासन 1707 तक था और औरंगजेब की मृत्यु जब हुई, उसके बाद औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। कौन कौन से? मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान और अकबर। तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये किसके पुत्र हैं? औरंगजेब। इन्हीं पांचों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होगा और बहादुर शाह प्रथम शासक बनेगा। इसको कहानी के फॉर्म में आपको याद रखना है। आप एक बार कहानी सुने रहेंगे तो आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको करने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। तो इन सब चीज़ों की कहानी एक बार आपको समझ लेना है। अब देखिए, इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन है कि औरंगजेब के निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का पुत्र नहीं है? क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का पुत्र नहीं है, और उसमें एक नाम है अकबर का। तो जैसे ही अकबर का नाम आया, आप कॉन्सेप्ट मन में धारणा बना के क्या रखें, कॉन्सेप्ट बना के क्या रखे हैं कि सबसे पहले इसको काट दो। ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन और चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर का आप कॉन्सेप्ट क्या बना चुके हैं? अकबर महान, जो बाबर का पुत्र है और जो 1556 से 1605 तक जिसका राज्य था। ठीक, और डिफरेंट पॉलिसी उसकी है, तो उसको किसी और क्लास में डिस्कशन करेंगे। मनसबदारी व्यवस्था और भी जो चीज़, आईने दहसाला, ठीक, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो औरंगजेब का एक पुत्र तो आप पहले ही मानने के लिए आप तैयार हो जाते हैं कि अकबर तो कम से कम इसमें पुत्र नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं कि 5 पुत्रों में एक पुत्र का नाम क्या है? अकबर है। तो इसके मुअज्जम, आजम, कामबख्श के बाद एक इसका पुत्र कौन है? अकबर। ठीक,
तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जो मोहम्मद सुल्तान है वो 1676 में जब औरंगजेब जिंदा था उसी समय इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कितने पुत्र बचे इसके? 4 ही पुत्र बचे। कौन कौन था? मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। ठीक, तो मोहम्मद सुल्तान जो था उसकी मृत्यु पहले से ही हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझना है, मारवाड़ का जो शासन था और मारवाड़ का जो राजा थे वो राजा कौन थे? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह थे। और जसवंत सिंह जब तक शासक थे वहां पे, तब तक औरंगजेब उस मारवाड़ क्षेत्र को हमेशा कब्जा तो करना चाहता था, लेकिन वो तब मारवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह जब तक जिंदा थे तब तक मारवाड़ के क्षेत्र को औरंगजेब कब्जा तो करना चाहता था, लेकिन वो कभी कब्जा नहीं कर पाया। और जैसे जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उस समय जसवंत सिंह के जो क्षेत्र है, जो मारवाड़ क्षेत्र है, उसको कब्जा करने के लिए अकबर जो इसका पुत्र है औरंगजेब का, उसको इस क्षेत्र में वो भेज देता है। कौन भेज देता है? औरंगजेब। तो आपको कहानी की तरह से इसको याद रखना है। तो औरंगजेब अपने पुत्र अकबर को, जो अकबर आप लोग हमने समझा कि अकबर भी एक उसका पुत्र है, तो अकबर को वहाँ भेजता है। और भेजने के बाद मराठवाड़ के जो राजस्थानी थे अकबर से ये कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि आपको जो यहाँ भेजा गया है वो एक षड्यंत्र के तहत भेजा गया है, जिससे आपकी हानि हो और आप राजा न बन पाए बाद में। तो यहाँ पे ये चीज़ समझाने में सफल हो गए। और दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उस समय उसकी 2 बीवियाँ थी और दोनों ही एक एक पुत्र को जन्म देती हैं। अच्छा, पुत्र छोटे थे तो उस समय जो भी औरंगजेब के सेना में आप जानते हैं कि बहुत सारे हिंदू सैनिक थे, तो जो भी मराठवाड़ के सैनिक थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मराठवाड़ पे या इनका जसवंत सिंह का कोई उत्तराधिकारी न हो, जबकि इनका कोई उत्तराधिकारी उस समय नहीं था। और जैसे ही वो दोनों पुत्र हुए, दोनों अलग अलग रानियों से, एक पुत्र की डेथ हो गई, एक पुत्र की मृत्यु हो गई और दूसरे पुत्र को उसने औरंगजेब ने अपने हरम में कैद करवा लिया। कहाँ कैद करवा लिया? अपने हरम में कैद करवा लिया। और उस समय सेनापति जो थे मराठवाड़ के, उनका नाम था, आपको एक नाम याद रखना है, दुर्गादास राठौर। क्या नाम याद रखना है? दुर्गादास राठौर। और वो जो दुर्गादास राठौर थे वो औरंगजेब के हरम से इनको छुड़ा करके ले गए। और फिर उसके बाद जसवंत सिंह मृत्यु के बाद इनको जो पुत्र थे उनको छुड़ा करके ले गए। और अकबर कहाँ पे पहुँचे? अकबर को कहाँ भेजा? उस क्षेत्र में भेजा। लेकिन मराठा लोग ये समझाने में सफल हो गए उसको, अकबर को एक कॉन्सेप्ट देने में कि जो तुम्हें यहाँ भेजा गया है वो एक साजिश के तहत भेजा गया है। लेकिन ऐसा गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद में जब अकबर ये सारी चीज़ें जानता है तो उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और जब स्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं रहती तो वो जा कर के शरण लेता है किसके पास? राजा राम के पास। और दूसरा किसके पास शरण लेता है? तो शिवाजी आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे शिवाजी को। तो शिवाजी के 2 पुत्र थे। कौन कौन से? एक संभाजी और दूसरा राजा राम। तो ये शरण लेता है संभाजी के पास और ये शरण लेता है राजा राम। दोनों पुत्रों के पास शरण जाके लेता है, उनके पास कुछ दिन के लिए रहता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि अकबर औरंगजेब के किस पुत्र ने मराठों के पास शरण ली थी? तो आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को आप निकालने के लिए कैपेबल होंगे, आप इसको अब समझ पाएंगे कि औरंगजेब का जो अकबर पुत्र था वही मराठों के पास शरण लिया था। किसके पास शरण लिया था? राजा राम के पास और संभाजी के पास। तो संभाजी, राजा राम, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग जब मराठा पढ़ेंगे, जब हम शिवाजी को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी बस आपको थोड़ा सा रेफरेंस समझना है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है अकबर से रिलेटेड कि औरंगजेब का कौन सा पुत्र था जो मराठों के यहाँ शरण लिया।
या एक और क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब का कौन सा पुत्र था जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि वो जानता था और जैसे ही वो कन्विंस किए थे वो उन्हीं की सेना के विरुद्ध खड़ा हो गया था, लेकिन बाद में उसको जब पता चला तो वो जाके इनके पास शरण लेता है और शरण लेता है, फिर कुछ दिन तक वहाँ रहता है शरण में, और उसके बाद कुछ दिन बाद वो चला जाता है ईरान, और इसकी मृत्यु भी कहाँ पे हो जाती है, अकबर की ईरान में। कहाँ पे मृत्यु हो गई, ईरान में। ठीक, तो 2-3 चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन एक बन जाता है कि अकबर की जो औरंगजेब का पुत्र अकबर है इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो आपको ये नहीं लगाना है कि मराठा के यहाँ हुई, मराठा शासकों के साथ हुई, इसकी मृत्यु कहाँ हुई, ईरान में हुई। तो ये चीज़ें आप कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपको ये देख रहे हैं कि औरंगजेब के 5 पुत्रों में से 2 पुत्रों के बारे में आपने समझ लिया। एक मोहम्मद सुल्तान जो है वो, उसकी डेथ कब हो गई, जब औरंगजेब जिंदा थे 1676 में ही, और अकबर भी अब कहाँ मर चुका है, ईरान में। तो अब इन्हीं तीनों पुत्रों के साथ सत्ता के लिए संघर्ष होगा। किसके किसके बीच में सत्ता के लिए संघर्ष होगा, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब देखिए 1707 में मुअज्जम और आजम, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है, और इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, जो युद्ध होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जजऊ का युद्ध। क्या बोलते हैं, जजऊ का युद्ध। कॉन्सेप्ट की तरह आपको समझना है, इसको कहानी के फॉर्म में समझना है। जब आप कहानी समझेंगे तो जिस भी लेवल पे क्वेश्चन जाके आपको मिलेगा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। कभी कभी आप बोलते हैं कि हमारा तुक्का नहीं लगता, आपका तुक्का भी तब लगने लगेगा जब आपको कहानी पता रहेगी, आप ऑप्शन काट के भी सही कर पाएंगे तब। तो इसीलिए आपका एक धारणा या एक कॉन्सेप्ट बनना बहुत ज़रूरी है। आप रटे रहेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, हमने ये रटा हुआ था, ये क्वेश्चन नहीं आया और मेरा तुक्का लगाया मैंने और तुक्का भी नहीं लगा। तो आप तुक्का लगाने के लिए भी कैपेबल हो जाएंगे जब आपको कहानी के फॉर्म में चीज़ें याद रहेंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये स्थान कौन सा है, जजऊ, और जजऊ कहाँ है, आगरा के पास। तो वहाँ पे किसके किसके बीच में युद्ध होता है, मुअज्जम और आजम। मुअज्जम और आजम के बीच में, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, मुअज्जम और आजम के बीच में जो युद्ध होता है उसमें विजयी कौन होता है, मुअज्जम। और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से या बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से ही राजा बनता है। किसके नाम से राजा बनता है, बहादुर शाह प्रथम। तो गद्दी पे किस नाम से बैठेगा ये, बहादुर शाह प्रथम। तो कभी कभी बहादुर शाह प्रथम का एक नाम क्या है, मुअज्जम। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम क्या था या इसका क्या नाम था। तो उसके हिसाब से भी आपको ये याद रखना है कि इसका क्या नाम था, मुअज्जम। ठीक। और दूसरी, आजम की मृत्यु हो गई। जब आजम की मृत्यु हो गई तो कौन बचा अभी, कामबख्श। अब 1709 में कामबख्श की मृत्यु हो जाती है हैदराबाद के पास। तो दोनों युद्ध कौन जीतता है, मुअज्जम। और मुअज्जम किस नाम से गद्दी पे बैठता है, मुअज्जम बैठता है गद्दी पे किस नाम से, बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम का जो शासन काल है वो कब से कब तक है, 1707 से लेकर के 1712। ये आपका टाइम पीरियड है किसका, बहादुर शाह प्रथम का। ठीक। तो अब बहादुर शाह प्रथम कौन सी नीति अपनाएगा डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट जो भी उस समय के और भी राज्य थे और भी क्षेत्र थे उनके साथ वो क्या क्या पॉलिसी अपनाएगा, उस चीज़ को हमें समझना है। उससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले राजपूत हैं, दूसरा मराठा है, मराठा के साथ बुंदेलखंड के छत्रसाल हैं, और सिख हैं। इन सब के साथ क्या डिफरेंट पॉलिसी बनाएगा ये, उस पॉलिसी को हमें समझना है और उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। वो राजपूत है, मराठा है, चाहे छत्रसाल है, चाहे सिख है, इनके साथ क्या क्या पॉलिसी बहादुर शाह प्रथम ने अपनाया। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना है, बहादुर शाह प्रथम जब शासक बना तो उसकी एज थी 63 साल।
कितने साल एज थी? 63 साल। और आप समझ रहे हैं कि 63 साल में कोई भी आदमी है, कोई भी राजा है या कोई भी पर्सन है तो कौन सी नीति अपनाएगा? ठीक, तो यहाँ पे 63 साल की उम्र है और 63 साल की उम्र में तो वो क्या औरंगजेब या जो भी पहले के राजा तो उनकी तरह से क्या युद्ध कर पाएगा? क्या वो सीमा विस्तार करना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो इतना कमज़ोर हो चुका है, 63 साल का है, रिटायर्ड आदमी है, तो क्या उस समय वो सीमा विस्तार करने की सोचेगा या जो अपने राज्य हैं, जो सारी चीज़ें हैं, सिस्टम है, उनको पहले वो सुरक्षित करने की बात करेगा? तो वो इन सब के साथ कौन सी नीति अपनाएगा? शांति प्रियता की नीति। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बहादुर शाह प्रथम ने कौन सी नीति अपनाई? तो यहाँ पे जो नीति अपनाएगा बहादुर शाह प्रथम, वो नीति है शांति प्रियता की नीति। ठीक, अब डिफरेंट जो भी शासक हैं उनके साथ साथ क्या क्या नीति अपनाता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब सबसे पहले देखिए, हम लोग समझते हैं मराठों के साथ इनका क्या नीति है। तो आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि मुगल काल में जब महान मुगल शासकों का पतन हुआ, उसके बाद जो शक्ति सबसे ज़्यादा भारत में एस्टेब्लिश हुई, जो सबसे ज़्यादा उनके उत्तराधिकारी थे सबसे सही, वो कौन थे? मराठा। और मराठा में शिवाजी का आप सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं। और शिवाजी के बाद राजा राम और शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी थे। संभाजी पे मूवी भी बन रही है, आप देख रहे हैं उसको, अभी चल रही है। ठीक, तो संभाजी और संभाजी का एक पुत्र है साहू। साहू जो था वो जब औरंगजेब जिंदा था तब से ही कहाँ पे कैद है? मुगल शासकों के यहाँ। कौन कैद है? साहू जी। तो यहाँ पे चीज़ों को समझना है सर थोड़ा सा। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी और संभाजी का पुत्र जो था साहू, वो साहू कहाँ कैद है? किसकी कैद में? मुगलों की कैद में है। तो बहादुर शाह प्रथम जब शासक बनेगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा? मराठों के साथ वो अच्छी नीति अपनाने के लिए, अब ये मराठों से डायरेक्टली विद्रोह नहीं करेगा ना, क्योंकि 63 साल का है, उसकी एज ऐसी है कि वो जाके तलवार नहीं भांजेगा। वो चीज़ों आपको समझना है। ठीक, तो वो काम क्या करता है? साहू जी को छोड़ देता है। अब देखिए साहू जी, तो हमने यहाँ पे क्या समझा थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। शिवाजी और शिवाजी के दो पुत्र हैं, कौन कौन से? संभाजी और राजा राम। और संभाजी का पुत्र कौन है? और राजा राम का पुत्र कौन है? शिवाजी सेकंड। ठीक, तो संभाजी का पुत्र साहू जी और राजा राम का पुत्र कौन है? शिवाजी, और शिवाजी द्वितीय। ठीक, तो यहाँ पे देखिए साहू जो था वो कैद में बंद था। कहाँ पे? मुगलों के पास। तो जैसे ही बहादुर शाह प्रथम जब राजा बनता है तो साहू को उस समय छोड़ देता है। अच्छा, साहू को छोड़ने का भी एक मकसद था उसका। आपको दिखावे की तरफ लग रहा है कि सांत्वना में साहू को छोड़ दिया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये ऐसा एक पॉलिसी के तहत किया। क्या पॉलिसी थी? राजा राम और ताराबाई। राजा राम और ताराबाई। राजा राम और ताराबाई का जो पुत्र था शिवाजी, वो शिवाजी अभी नाबालिग था। तो ये राजा राम की मृत्यु के बाद जो ताराबाई थी, वो ताराबाई कोल्हापुर से शासन कर रही थी उस टाइम। कहाँ से शासन कर रही थी? कोल्हापुर से शासन कर रही थी। क्योंकि अल्पवयस्क पुत्र था, छोटा बच्चा था शिवाजी सेकंड, तो ये सारा कुछ बागडोर कौन संभाल रही थी? ताराबाई। तो ये साहू को इसलिए छोड़ना चाहता था कि साहू जब छूटेगा तो कोल्हापुर को अपने में मिलाने के लिए चक्कर में पड़ेगा और इन दोनों का आपस में संघर्ष होगा। बात को समझिए। ठीक, किसी और क्लास में हम लोग शिवाजी का भी इतिहास समझेंगे। शिवाजी की कैसे, कौन से क्या टैक्स अप्लाई करते थे, क्या उनकी नीति थी, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना है कि जब बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है तो साहू जी जो कि मुगल कैद में पहले से थे उनको छोड़ता है
और छोड़ता है। आप जानते हैं कि शिवाजी को भी कैद किया गया था, संभाजी को भी कैद किया गया था, शिवाजी लड्डू के डिब्बे से, टोकरी से, वो सारी कहानी आपने सुनी हुई है। तो अभी हम मध्यकालीन भारत की चीज़ों को डिस्कस आज नहीं कर रहे हैं, उसको किसी और क्लास में करेंगे। अदरवाइज सारी चीज़ें आप भूलने लगेंगे एक साथ जब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही कॉन्सेप्ट समझना है हम लोग को और उसको माइंड में बैठाते जाना है। तो यहाँ पे ये जानबूझकर ये काम करता है कि साहू को छोड़ेंगे तो ताराबाई और शिवाजी सेकंड जो वहाँ पे राज कर रहे हैं, जो कोल्हापुर में से शासन चला रहे हैं, वो उनसे इनकी युद्ध होगा। तो एक तो सांत्वना हो गया कि साहू को छोड़ रहा है, दूसरा इसका काम ये भी हो जाए कि दोनों आपस में लड़ेंगे। तो इसकी जो मराठों के साथ नीति थी, वो मराठों के साथ नीति कैसी थी? ऊपरी मेल मिलाप की नीति। कैसी नीति थी? ऊपरी दिखावे की टाइप की, मतलब मराठे से लड़ाई भी नहीं करेंगे और इन दोनों को आपस में लड़वा देंगे। ये नीति थी किसकी? बहादुर शाह प्रथम की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि मराठे जो थे वो दो टैक्स लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। कौन कौन से कर हैं? चौथ एंड सरदेशमुखी। ये दो कर मराठों के लिए बहुत फेमस करता है और आप इसको पढ़ते रहेंगे और कई सारे क्वेश्चन में भी आप इसको देखेंगे कि एग्जाम में आता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो चौथ क्या होता है? सरदेशमुखी क्या होता है? बहादुर शाह प्रथम ने कौन सा कर दिया? मुगलों ने कौन सा इसके समय में मराठों को कर दिया? इसके बारे में भी आपको समझना है। तो यहाँ पे चौथ कर क्या होता है और सरदेशमुखी क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। आई थिंक ये आपने समझ लिया होगा। अब चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है और बहादुर शाह प्रथम ने मराठों को कौन सा कर दिया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, चौथ जो होता था वो 1/4 होता था और सरदेशमुखी जो होता था वो 1/10 होता था। मतलब ये जो टैक्स होता है वो 25% होता है और ये टैक्स जो होता है वो कितने परसेंट होता है? 10%। तो ये 25% और ये 10%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो आप देखिए चौथ कहाँ पे वसूलते थे मराठा? जहां पे जिस राज्य को मराठा जीतते थे और जीत करके प्रत्यक्ष रूप से वहां पे शासन नहीं करते थे, वहां पे वो चौथ वसूलते थे, ठीक। शब्दों को समझिए, मराठा जिस राज्य को जीतते थे लेकिन वहां प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते थे, उनसे चौथ वसूलते थे। और सरदेशमुखी कहाँ पे वसूलते थे? जहाँ पे मराठा जिस राज्य को जीतते थे उसको अपने अंदर मिलाते थे और वहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, उसको जो वो बोलते थे वो क्या बोलते थे? सरदेशमुखी। तो दो चीज़ों को समझना है। सरदेशमुखी कितना हो रहा है? 10% और ये कितना है आपका? 25%। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि बहादुर शाह प्रथम जो है वो कौन सा टैक्स देगा मराठों को, कौन सा टैक्स देने के लिए वो अनुकूल समझेगा अपने। तो वो जो मराठों को टैक्स देता है वो सरदेशमुखी देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है कि मराठों को कौन सा टैक्स दिया बहादुर शाह प्रथम ने? चौथ दिया, दूसरा ऑप्शन हो सकता है सरदेशमुखी दिया, तीसरा ऑप्शन हो सकता है चौथ और सरदेशमुखी दोनों दिया, या चौथा ऑप्शन हो सकता है चौथ और सरदेशमुखी दोनों नहीं दिया। तो आई थिंक मराठों के साथ जो नीति थी वो ऊपरी मेल मिलाप की नीति थी, वो चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब दूसरा चीज़ समझते हैं हम लोग, दूसरा चीज़ समझते हैं राजपूतों के साथ इसकी क्या नीति थी। राजपूतों के साथ क्या नीति थी? तो राजपूत शासक इस समय थे अजीत सिंह और जय सिंह। जय सिंह जो राजा थे वो कहाँ के थे? आमेर के। और अजीत सिंह जो राजा थे वो कहाँ के थे? मारवाड़ के। और अब देखिए राजपूतों के साथ बहादुर शाह प्रथम की क्या नीति थी।
तो बहादुर शाह प्रथम के टाइम पे राजपूतों में अजीत सिंह जो थे वो मारवाड़ के क्षेत्र से शासन कर रहे थे और जय सिंह जो थे वो आमेर के राजा थे। एक्चुअली औरंगजेब के टाइम से इन क्षेत्रों पे मुगल का ही कब्जा था, ठीक। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अजीत सिंह जो थे वो गुजरात के सूबेदार थे। सूबेदारी कौन से जगह की थी? गुजरात की थी अजीत सिंह के पास। और जय सिंह के पास किसकी सूबेदारी थी? मारवाड़ के पास, ठीक। अब मारवाड़ पे जबकि शासन कौन कर रहा है? मारवाड़ के राजा कौन थे? अजीत सिंह। लेकिन मारवाड़ के सूबेदार कौन है? जय सिंह। तो इस चीज को भी याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही आपको पूछ लिया जाता है कि जय सिंह कहाँ के सूबेदार थे या जय सिंह कहाँ के राजा थे, ठीक। तो इन चीजों को आपको समझ के चलना है। तो अब आपको याद रखना है, समझना एक चीज कि बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों को कौन सी चीज दिया या कौन सी चीज नहीं दिया, ये चीज याद रखना है। तो राजपूतों को अजीत सिंह को मारवाड़ का क्षेत्र और जय सिंह को आमेर का क्षेत्र लौटाया। क्या समझना है, क्या याद रखना है? अजीत सिंह को मारवाड़ का क्षेत्र और जय सिंह को आमेर का क्षेत्र। बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पे बैठा तो राजपूतों के साथ जो उसकी नीति थी, उस नीति के तहत इनको इनका क्षेत्र और इनको इनका क्षेत्र लौटाया, लेकिन वो सूबेदारी नहीं लौटाया। याद क्या रखना है? कहाँ के राजा थे वो राजा तो बनाया, लेकिन कहाँ के सूबेदार जहाँ जहाँ के थे उनको सूबेदार नहीं बनाया, ठीक। तो राजपूतों के साथ इस तरह की नीति किसकी थी? बहादुर शाह प्रथम की। अब तीसरा हम लोग समझते हैं इसकी नीति किसके साथ? सिखों के साथ। सिखों के साथ क्या नीति थी बहादुर शाह प्रथम की? तो सिखों के साथ क्या नीति थी? इस समय जब गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें जब गुरु हुए तो उन्होंने बोला कि अब आज के बाद कोई गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहब को ही हम लोग क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे अपना, और सब लोग इसी चीज को फॉलो करेंगे। आगे अब 10वें गुरु के बाद कोई भी गुरु नहीं होगा। तो ये उस समय की चीजें हैं, उस समय का घटनाक्रम है जिसको आपको माइंड में रखना है, जिसको आपको समझना है। तो सिखों के जो गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु गोविंद सिंह को बहुत ही रिस्पेक्ट देता था बहादुर शाह प्रथम, और रिस्पेक्ट के सम्मान के तहत इसने गुरु गोविंद सिंह को मनसबदार बनाया और इनको इनके हिसाब से एप्रोप्रिएट मनसब दिया। अब मनसबदारी क्या होती है? मनसबदारी में जात क्या होता है, घुड़सवार क्या होता है, जात घुड़सवार के बराबर हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जब डिस्कस करेंगे तो वो बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगी और आपको सारी चीज़ें आप रख भी नहीं पाएंगे एक साथ माइंड में, आप भूल भी जाएंगे। तो इसलिए इन्हीं चीज़ों को अभी डिस्कस करते हैं, किसी और वीडियो में उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी एक चीज़ याद रखना है, मनसबदारी व्यवस्था भले ही अकबर के साथ शुरू हुई थी, अकबर के समय में शुरू हुई, लेकिन सिखों के जो 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, उनको इन्होंने क्या दिया? मनसब दिया। लेकिन जब तक गुरु गोविंद सिंह जिंदा थे तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, और जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई और जब समय आया बंदा बहादुर का, बंदा बहादुर जो कि लक्ष्मण सिंह थे और बुंदेला राजा भी थे वो, ठीक, आप कभी पढ़ेंगे कहानी में, ठीक है। तो ये कहानी सुनिए, कहानी सुनने के बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद आप एक बार बुक पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये बुंदेला राजा भी थे और दूसरा लक्ष्मण सिंह के नाम से थे, ठीक, और इनका क्या नाम था? बंदा बैरागी। तो बंदा बैरागी के साथ बंदा बैरागी मुगलों से युद्ध लेता है, मुगलों की सत्ता को नकारता है। तो मुगलों का जो उसका मेल मिलाप की नीति थी, ठीक, सम्मान की नीति थी, वो सम्मान की नीति अब किस नीति में बदल जाएगी? दंड की नीति। तो सिखों के साथ ये कैसा व्यवहार करता है? सम्मान और दंड की नीति। तो सम्मान किसको देता है? गुरु गोविंद सिंह को, जो 10वें गुरु थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब बंदा बहादुर बनता है, बंदा बहादुर का समय आता है, तो इसको ये कैद करवा लेते हैं दिल्ली में, और फिर 16 में जाकर के 1716 में, आपको डेट भी याद रखनी है, हिस्ट्री में डेट बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिस्ट्री को समझने के लिए कालखंड का याद होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी प्लान पढ़ रहे हैं, बेबल प्लान पढ़ रहे हैं या कोई भी क्रिप्स मिशन पढ़ रहे हैं, कैबिनेट मिशन पढ़ रहे हैं, तो किस काल की घटना है, किस समय की बात हो रही है, सैंडलर आयोग पढ़ रहे हैं, जो किस वुड डिस्पैच पढ़ रहे हैं, ठीक, जैसे
ये सारी चीज़ें आपके पास क्या होनी चाहिए, कालखंड का एक माइंड मैप होना चाहिए आपके पास। जब आपके कालखंड की एक जानकारी रहेगी और दूसरा आपको डेट की जानकारी रहेगी, तो आप हिस्ट्री अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, आप ज़्यादा समय तक उसको कैपेबल कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को, अच्छा ये एक अभ्यास का विषय है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें अनुकूल लगने लगेंगी। आप चाहें कि एक ही दिन में सब याद हो जाए तो नहीं याद होगा, तो आप इसको एक धीरे धीरे लेंदी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जब चलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक, तो 1716 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी ये पूछ भी लेता बंदा बहादुर की मृत्यु किसके शासनकाल में हुआ, तो एक चीज याद रखना है, क्योंकि 712 तक ही इनका बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था। तो ये जो डेथ होती है इनकी, बंदा बहादुर की, वो डेथ होगी किसके समय में, फर्रुखसियर अभी हमने लिखा भी था, फर्रुखसियर के समय में 1716, यहाँ पे लिख भी दिया था आपने, 1716 के टाइम में दिल्ली में ही इनकी डेथ हो जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक, तो आई थिंक ये सारी चीज आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब इनके देखिए उत्तर मुगल काल, इनके जो उपनाम है इनसे ही आप समझ सकते हैं कि कैसे राजा रहे होंगे ये। जैसे फर्रुखसियर को क्या बोला जाता था, घृणित कायर। क्या बोला जाता था, इनका उपनाम क्या है फेमस, घृणित कायर। अब घृणित कायर है कोई, तो आप सही से वर्क नहीं कर पा रहे होंगे, सही से आप मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, सही चला नहीं पा रहे, तभी तो ये सारी हुआ। इसीलिए उत्तर मुगल काल में जो भी शासक थे वो कोई सारे कमजोर शासक थे, कोई भी महान मुगल की तरह अच्छे शासक नहीं थे। चाहे आप बहादुर शाह प्रथम को ले लीजिए, बहादुर शाह प्रथम का एक नाम क्या है, बहादुर शाह प्रथम को खफी खान है, खफी खान एक इतिहासकार हैं, और उस इतिहासकार ने, खफी खान ने इनको क्या बोला, साहेब बेखबर। अब नाम से आप समझ जाइए कि कैसे ये राजा रहे होंगे। इनका क्या नाम है, खफी खान, इनका नाम क्या बोला, साहेब बेखबर, या इनका नाम एक इतिहास मिलता है मस्त राजा। क्या नाम मिलता है, मस्त राजा। अब ये मस्त राजा थे, 63 साल में, तो आप सोचिए कि कैसे ये शासन चला पाएंगे। लेकिन एक इतिहासकार सिडनी ओवन, ये सिडनी ओवन महोदय ने कहा कि उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम एक शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। तो कभी कभी ये आपका स्टेटमेंट पूछ लेता है कि किसने साहेब बेखबर कहा, या किसने क्या कहा कि ये मुगल काल का, उत्तर मुगल का ऐसा एक शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। ठीक, तो और चीज़ों को हम लोग और किसी क्लास में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज सारी चीज़ आप समझ में आ रही होगी। ठीक, उत्तर मुगल काल में जो हमने सारे राजा पढ़े, जो 11 राजा शासक थे, उनके उपनाम भी आपको कभी कभी पूछ लेता है। जैसे जहांदार शाह को क्या बोला जाता है, लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर को क्या बोला जाता है, घृणित कायर। ठीक, तो इनके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। या बहादुर शाह सेकंड को क्या बोला जा सकता है, जफर। जफर क्यों बोला जा रहा है, वो शायरी शेर बहुत अच्छा करते थे। तो आप समझिए राजा जब शेर और शायरी करेगा, राजा के साहेब बेखबर होगा, मस्त राजा होगा, ठीक, या घृणित कायर होगा, ऐसे उपनाम से जो राजा सुशोभित हो रहा है वो कितना अच्छा काम कर पाएंगे, कितना सत्ता का विस्तार कर पाएंगे, कितना चीज़ों को संभाल पाएंगे, वो आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक सबको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी चीज़ डाउट है और आप कहेंगे तो और भी वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। ठीक, तो हिस्ट्री का भी एक सेशन हम शुरू करेंगे जिसमें स्टूडेंट, जो भी हमारे यहाँ 3rd ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वो जब एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो एग्ज़ाम पास होने के बाद कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, क्या किस दिशा में जाना चाहिए, ठीक, उसके लिए भी किसी दिन आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे कि आप इस दिशा में जा कर के ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा, जो यूपीपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है, या ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, या पॉलिटी सब्जेक्ट है, तो उसमें अगर हम कुछ हेल्प कर पाएंगे तो आपके लिए वो भी एक बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसको वीडियो जब देखिए तो और भी लोगों के साथ शेयर करिए, और भी लोगों को जोड़िए चैनल से। ठीक, तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो तो हम आपके चैनल पे अपने डालते ही रहेंगे, और इसके साथ साथ इन वीडियो को भी डालेंगे।
क्लासेस बहुत सारी रहती हैं, इसलिए रोज़ टाइमिंग नहीं मिल पाती, रोज़ टाइम नहीं मिल पाता इतना क्लास का। लेकिन जब भी मौका मिलेगा, आपका पॉजिटिव कमेंट ही हमें क्या देता है, एक इसको बनाने के लिए हमें प्रेरणा देता है। तो आप जब भी वीडियो को पाइए, वीडियो को देखिए और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़े। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें, इन चीज़ों को आप अब बुक में पढ़ेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।